स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। जीवन है तो साथ साथ सुख दुख का क्रम चलता रहता है। कभी हम स्वस्थ रहते हैं, कभी छोटी बड़ी बीमारियों का भी सामना करते रहना पड़ता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, लेकिन कई बार जो अलग अलग परेशानियां होती हैं, हम अक्सर अपने कार्यक्रम के माध्यम से उसकी चर्चा करते रहते हैं। आज आपको बता दें कि हम जिस पर चर्चा करने वाले हैं वो है न्यूरो संबंधी परेशानियां। और ये जो परेशानियां हैं वो हर उम्र में देखी जाती हैं, लेकिन आज हम विशेष रूप से आपको बताएंगे कि बच्चों में छोटी उम्र में आखिर ये न्यूरो संबंधी जो परेशानियां हैं वो क्या हैं, कैसे होती हैं और वो कौन कौन सी हैं। उसमें मुख्य रूप से चर्चा करेंगे हाइड्रोसेफेलस पर। और इन सारी जानकारियों के लिए एक्सपर्ट के रूप में हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर प्रोफेसर सीबी सहाय, जो कि रिम्स में कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, न्यूरो संबंधी तो बहुत सारी परेशानियां हैं, मतलब अगर हम लोग गिनने लगेंगे तो अथाह है, समुद्र है। हर उम्र में परेशानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन आज छोटे बच्चों में जो परेशानी होती है उस पर हम चर्चा करेंगे सर। तो सबसे पहले आप बताएं कि ये जो छोटे बच्चों में जो इस तरह की परेशानियां आती हैं वो किस उम्र में देखी जाती है? जैसा कि आपने कहा हाइड्रोसेफेलस दो शब्दों से मिलकर बना। हाइड्रो मीन्स पानी और सेफेलस मीन्स ब्रेन और सिर। तो एक्चुअली ये पानी नहीं रहता है, यह ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए एक फ्लूइड होता है, CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अच्छा। जो कि ब्रेन के भीतर रहता है, उसके सतह पर भी रहता है, जो उसे प्रोटेक्ट करता है बाहरी चोटों से। खोपड़ी के भीतर ब्रेन है और ब्रेन के सरफेस पर भी CSF रहता है, और ब्रेन के भीतर में भी वेंट्रिकल्स होते हैं, जो थैलट नुमा एक स्ट्रक्चर होता है वेंट्रिकल्स, उसके भीतर भी CSF, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड रहता है। अच्छा। और यह जो है ब्रेन को प्रोटेक्शन भी देता है और साथ में इसके न्यूट्रिशन माने पोषण के लिए भी यह काम करता है। और निरंतर इसका निर्माण होते रहता है और एक निश्चित दिशा में इसका प्रवाह होता है। और फिर ब्रेन के ऊपर में जो साइनस होते हैं उसे यह सोख भी लिया जाता है। और उसका कुछ पार्ट्स स्पाइनल कॉर्ड के भीतर में, रीढ़ की हड्डी के भीतर में जो स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं उसके चारों ओर भी रहते हैं, ताकि यह स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी के भीतर उसका भी प्रोटेक्शन यह CSF प्रदान करता है। जी जी जी। तो ब्रेन में ही नहीं बल्कि स्पाइनल कॉर्ड के भी चारों ओर CSF रहता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। जी जी जी। बच्चों में जो हाइड्रोसेफेलस जैसा कि आपने बोला, यह कंजेनाइटल होता है। अच्छा। और जन्म लेने के बाद भी हो सकता है। अच्छा। तो होता क्या है कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में है, तो उस समय भी जो है हम लोग इसको पता लगा सकते हैं कि हाइड्रोसेफेलस बीमारी से यह आने वाला बच्चा ग्रसित है कि नहीं है। जी जी जी। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि हमेशा अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान कम से कम 2 से 3 बार अल्ट्रासोनोग्राफी करना चाहिए। उस समय ही वो पता लग जाता है कि बच्चे को हाइड्रोसेफेलस नाम की बीमारी है, जिसे हम लोग कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं, माने जन्मजात खराबी लेकर जो रहता है। और सिर जो है उसमें बड़ा होने लगता है, चूंकि हाइड्रोसेफेलस में CSF एक्युमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, उसका प्रवाह में रुकावट होती है और इसके कारण से माँ के गर्भावस्था दौरान ही बच्चे का सिर बड़ा होने लगता है। अच्छा। तो स्वाभाविक है बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होंगे, जैसे लेबर जो होता है, जिसमें बच्चे का जन्म होता है। अगर बच्चे का सिर काफी बड़ा है तो उसमें दिक्कत होती है डिलीवरी में। जी जी। और उसको फिर ऑपरेशन करके निकालने की आवश्यकता पड़ती है। और कुछ इलाज ऐसे हैं जो कि गर्भावस्था के दौरान ही अगर पता लग जाता है कि यह जन्मजात खराबी कंजेनाइटल हाइड्रोसेफेलस से जी जी ग्रसित है, तो उसका भी उपाय हम लोग समय रहते कर सकते हैं। और बच्चे के जन्म लेने के बाद मोस्ट ऑफ द केसेज में उस समय ही पता लगता है, क्योंकि जागरूकता उतनी नहीं रहती है, तो अल्ट्रासोनोग्राफी लोग कराते नहीं है। जबकि अल्ट्रासोनोग्राफी रूटीनली जो है हर हॉस्पिटल में करके देखना चाहिए गर्भावस्था के दौरान। तो सिर्फ हाइड्रोसेफेलस ही नहीं बल्कि अन्य जन्मजात बीमारियां भी जो है समय रहते पता लग जाता है गर्भावस्था के दौरान ही। जी जी जी। बहुत ज्यादा मेजर खराबी है तो उसका उपाय हम लोग पहले ही करते हैं। बिल्कुल। जन्म लेने के बाद भी बच्चे का सिर जब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो यूजुअली पेरेंट्स जो हैं, बच्चे के माता पिता, इस बात को समझ नहीं पाते हैं, सोचते हैं कि
बच्चा हमारा बहुत दिमाग वाला है, काफी बड़ा सिर है, जी 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 जी। और इसका दिमाग भी काफी बड़ा होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं। ऐसी बात नहीं है। और बच्चे का सिर जब भी आपको लगे कि बड़ा है, सामान्य बच्चे से साइज तेजी में बढ़ रहा है, तो जरूर या जो है बॉडी सो, की बाकी शरीर की तुलना में सर ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो उसे तुरंत दिखलाना चाहिए और डॉक्टर से राय लेनी चाहिए। बिल्कुल। तो आपने जो कहा कि जन्मजात ये बीमारी होती है अक्सर, तो इसमें क्या मतलब ये आनुवंशिक होता है या फिर किस कारण से ये जन्मजात हो जाता है? अभी तो क्लियर यह डाटा नहीं आया है कि यह जो है आनुवंशिक ही होता है कि फादर मदर को अगर है तो उसको, लेकिन एक चीज देखा गया कि सिबलिंग्स में, जैसे अगर उसके भाई बहन में किसी को हाइड्रोसेफलस है, हाँ। तो उसमें होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा। तो इसलिए हम लोग जब भी इस टाइप के बच्चे आते हैं तो बताते हैं कि भाई नेक्स्ट जब भी गर्भावस्था हो तो उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी करा के जरूर देखिए, और कुछ फोलिक एसिड जैसी दवाइयां हैं जो कि न्यूरो से रिलेटेड जो भी जन्मजात खराबियां होती है उसे रोकने में सक्षम होता है। तो माँ को हम लोग सलाह देते हैं कि कम से कम गर्भ अवस्था में आने से पहले, गर्भ धारण करने से 3 महीना पहले फोलिक एसिड लीजिए, और पूरे गर्भावस्था के दौरान फोलिक एसिड का सेवन करना है। तो इससे जो है न्यूरो के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और बहुत सारे जन्मजात खराबियां जो है हम लोग रोक पाते हैं। बिल्कुल। कई बार आनुवंशिक है या नहीं है इसका तो अभी सही तौर पे पता नहीं है, लेकिन अगर भाई बहन में भाई है, चाहे बड़ा भाई बहन के पास है तो उसमें होने का या फिर माता पिता में अगर किसी तरह की कोई कमी हो, जैसे जो न्यूट्रिशन की कमी है, तो उसको पूरा किया जा सकता है क्या? हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया कि फोलिक एसिड जो है नियमतः सिर्फ फोलिक एसिड से हो जाता है, जबकि सरकार का जो है सो इसमें स्कीम है, आयरन और फोलिक एसिड मिलता है, लेकिन लोग नहीं लेते हैं। जागरूकता की कमी है। लेकिन हम लोग के पास जो भी आते हैं इस तरह के बच्चे, तो उसको बोलते हैं कि देखिए जब दूसरे बच्चे का आप लोग प्लानिंग कीजिएगा तो फोलिक एसिड 3 महीना पहले से लीजिएगा, पूरे गर्भावस्था के दौरान लीजिएगा, तो इस तरह की खराबी नहीं आएगी। बिल्कुल। तो आपके पास मतलब ये इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं? क्या लगता है आपको, मतलब जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में इसको लेकर, इस समस्या को लेकर? नहीं, जागरूकता तो है, लेकिन होता क्या है कि जब बच्चे का सिर काफी बड़ा हो जाता है तब लोग लेकर आते हैं। अच्छा, मतलब लेट से जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन के भीतर में जो CSF है वो जमा होने लगता है और ब्रेन को ही दबाने लगता है, खोपड़ी का साइज बड़ा होने लगता है, तो बच्चा जो है सो अपने नेक पर जो है हेड होल्डिंग नहीं कर पाता है, साइज बड़ा हो जाता है। बच्चे का गर्दन तो पतला मुलायम और जो है सो कमजोर होता है, तो उसका सिर लुढ़कने लगता है। तो बच्चे के माँ बाप, चाहे माँ बोलती है कि देखिए नहीं, सिर को खड़ा नहीं कर पाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि अरे ये तो हाइड्रोसेफलस है। फिर बोलते हैं कि भाई आपको समय से आना चाहिए, और समय से आने पर उसका रिजल्ट भी अच्छा होता है, क्योंकि ब्रेन कंप्रेस होके एकदम पतला हो जाता है। तो जल्दी करने से इसके चलते मतलब और भी कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो माता पिता को जानना चाहिए या घर के अन्य सदस्यों को, ताकि जल्दी पकड़ में आ जाए? जैसे हाइड्रोसेफलस के केस में सिर तो बड़ा होते ही है, साथ में उसकी आंखें नीचे की साइड में भाग जाती है। अच्छा। तो जैसे इस टाइप से हो कि कोई बच्चा ऊपर साइड में नहीं देख पाया और आंख नीचे की साइड में भाग जाए, तो तुरंत उसको सोचना चाहिए ये तो नॉर्मल नहीं है, सामान्य बच्चा नहीं है, आंख ऊपर करके नहीं देख पा रहा है जी। तो उस कंडीशन में। दूसरा है कि सिर के ऊपर के जो वेन्स होते हैं वो काफी माने उजागर हो जाते हैं, प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अच्छा। उस कंडीशन में बच्चा सिर को होल्ड नहीं कर पाता, हेड होल्डिंग जो है सो नहीं हो पाता है। यूजुअली 3 महीना में हेड होल्डिंग हो जाता है जी। लेकिन अगर 3 महीना के बाद भी अगर सिर को होल्ड करके सीधा नहीं रख पाता है तो उस समय जो है सो तुरंत उसको लाना चाहिए। और अगर ये इसका ट्रीटमेंट अगर सही समय पे नहीं होता है, लोग जांच के लिए नहीं जाते हैं, इलाज के लिए नहीं जाते हैं, तो इसका जो फर्दर जो दुष्प्रभाव है वो बच्चे में किस तरह का होता है? हाँ, जैसे सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये रहता है कि हाइड्रोसेफलस में जो वेंट्रिकल्स रहते हैं, ब्रेन के भीतर में जो वेंट्रिकल्स है, जगह थैली ऐसा होता है जिसके भीतर CSF जमा होता है, उसका साइज बढ़ते बढ़ते ब्रेन को ही दबा देता है, जिसके कारण से दिमाग का विकास हो नहीं पाता है। उसका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रहता है, दिमाग के ऊपरी वाला पोर्शन जो कि हम लोग के इंटेलिजेंस को, काम करने की, इस सब को जो है सो कमजोर कर देता है, पतला कर देता है। तो जितना अर्ली हम लोग ऑपरेशन करते हैं उतना ही अच्छा उसका रिजल्ट होता है।
मतलब मानसिक रूप से विकार आ हाँ, जाता है बच्चे के हाँ, अंदर, मानसिक रूप से कमजोरी आ मानसिक जाती विकास है। उसका जो है बाद में होने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। तो इस तरह के लक्षण जो आपने बताए उसको पकड़ना चाहिए और फौरन जांच के लिए जाना चाहिए। तो सर, आप चूंकि रिम्स में हैं तो वहां पर हम व्यवस्था जानना चाहेंगे इसके लिए, जो जांच है या फिर इलाज है, तो किस तरह की व्यवस्था है? इसका जांच जो है, जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी इस टाइप का जो है केस आवे तो उसका तुरंत अल्ट्रासोनोग्राफी करके देखना चाहिए। अल्ट्रासोनोग्राफी तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, ब्लॉक लेवल से लेकर के सब जगह। जहां पर सीटी स्कैन की सुविधा है, सीटी स्कैन भी करा के देख लेना चाहिए। और उन लोग का काउंसलिंग जरूर करना चाहिए, माँ का, उसके पिताजी का, कि भाई अगली बार जब भी हो तो आप अल्ट्रासोनोग्राफी शुरू से ही कराते रहिए। उसे फोलिक एसिड लेने का सलाह दे देना चाहिए। यह तो हमारे जो भी चिकित्सक हैं, बंधु हैं जो बाहर में पेरीफेरी में हैं, उन लोग का दायित्व बनता है कि ये जागरूकता फैलाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये हम तो हर कार्यक्रम के माध्यम से हमारी ये कोशिश रहती है कि इस तरह की समस्या के बारे में लोगों को बताते रहें। और खास करके इसके लिए जो जांच की सुविधा है सरकार की ओर से, इलाज की सुविधा है, उसके बारे में लोगों को जानकारी रहेगी तभी लोग आ पाएंगे। तो जांच के बारे में तो आपने बता दिया, और इलाज की है, सीटी स्कैन है, दोनों तो कहीं भी करा सकते हैं लोग, हर स्तर पर ये होता है। अल्ट्रासोनोग्राफी हर स्तर पर है। बिल्कुल। जैसे ही उसमें फाइंडिंग मिले कि भाई भीतर में CSF जमा है, वेंट्रिकल्स का साइज बड़ा है, सिर का साइज बड़ा है, तुरंत उसको रेफर कर दे, या सीटी स्कैन की सुविधा है तो सीटी स्कैन करा ले, और उसके बाद से हम लोग पास भेज दे, हम लोग फिर उसको देखेंगे कि आगे क्या करना है। बिल्कुल। तो क्या करना है उसी पर मैं आ ही रही थी, उसके बाद क्या होता है, मतलब इलाज जो है उसका क्या प्रोसेस है? दवा से ठीक होता है या फिर कुछ अलग से ट्रीटमेंट है या ऑपरेशन से ही है? जैसे अगर प्रारंभिक अवस्था में पकड़ में आ गया कि हाइड्रोसेफलस है, तो कुछ दवा है जिसमें CSF का फॉर्मेशन जो है वह कम हो जाता है। अच्छा। जैसे डायमॉक्स टैबलेट आता है, उसका कंपोजिशन है एसिटाजोलामाइड, जो कि CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के निर्माण को कम करता है। प्योर ग्लिसरीन है जो कि ब्रेन के भीतर के प्रेशर को कम करता है। तो यूजुअली जो भी पेडिट्रिशियन देखते हैं बच्चे को, ये दोनों दवा लिख देते हैं। लेकिन साथ में अगर अल्ट्रासोनोग्राफी में मिलता है हाइड्रोसेफलस है, सीटी स्कैन में मिल जाता है, तो ये दोनों दवा ठीक है, आप चालू कर दीजिए, लेकिन साथ में कंसल्टेशन के लिए जरूर भेज दीजिए। क्योंकि CSF के फॉर्मेशन को कम करने के लिए दवा तो दे दिए, लेकिन उसका जो साइड इफेक्ट हो रहा है, ब्रेन दब रहा है, उसका मानसिक विकास में दिक्कत होगी, तो उसके लिए अर्ली ऑपरेशन कर देना जरूरी है। और वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि ऑपरेशन करना है कि नहीं करना है तो कौन सा करना है। जी जी जी। मतलब कि इसमें कई तरह के ऑपरेशंस होते हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताएंगे क्या हम लोगों को? एक तो बहुत ही सालों से, दशकों से चला रहा है वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। अच्छा, इसमें क्या? वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलो माने वेंट्रिकल्स, और पेरिटोनियल जो पेट के भीतर में जो लेयर रहता है उसको। जी जी। तो हम लोग एक नली लेते हैं जिसके भीतर में एक चैम्बर होता है। उस चैम्बर में वन साइडेड होता है वाल्व, ये सिर्फ ऊपर से नीचे ही उसमें CSF जो फ्लूइड है वो जाएगा। अच्छा। बैक नहीं जाएगा। तो चैम्बर बीच में रहता है, और फिर ऊपर में जो है हम लोग सिर के भीतर, जो ब्रेन के भीतर में जो वेंट्रिकल्स है, जहां CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जमा हो गया है, वहां लगा देते हैं, तो उसे वेंट्रिकुलर इंड बोलते हैं। तो उसी से हम लोग लिए हैं नाम वेंट्रिकुलो। अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ सिर से लेकर के स्किन के भीतर ही भीतर उस ट्यूब को लाते हैं, बीच में पंप रहता है, कान के पीछे उसको रखते हैं ताकि दिखलाई भी नहीं पड़े, और फिर उसको स्किन के भीतर से ला करके पेट के भीतर पेरिटोनियम जो रहता है वहां डाल देते हैं। तो जो एक्स्ट्रा CSF बन रहा है वह जो है उस ट्यूब के द्वारा, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, उसके द्वारा पेरिटोनियम आया जाता है और फिर वहां से एब्जॉर्ब हो जाता है। मतलब आमतौर पर यही ऑपरेशन होता है? हाँ, आमतौर पर, और अधिकांश जो न्यूरोसर्जन है वही करते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन हम लोग के यहाँ स्पेशल एक सुविधा है इंडोस्कोप की। इंडोस्कोपी? हाँ। अच्छा। तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली 6 महीना से ऊपर जो बच्चे हैं उन्हीं का करना चाहिए। अच्छा। 6 महीने से कम के बच्चे। अच्छा, 6 महीने से कम का नहीं होता। अगर जन्मजात है, गर्भ में है, जन्म मतलब तुरंत का जन्म बच्चा को थोड़ा वेट करते हैं 6 महीना होने तक। 6 महीना के बाद ETV उसको बोलते हैं, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। इंडोस्कोप द्वारा जो है ब्रेन के भीतर जो CSF है, जिसका प्रवाह
जो है अवरुद्ध हो जाता है, तो उसके लिए उसका एक साइड से रास्ता बना देते हैं। अच्छा। वहां से जो है सो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है CSF दूसरे साइड में ट्रैक कर देता है और वो नहर से होकर जैसे निकल गया, हाँ, तो ETV बोलते हैं, इंडोस्कोपिक थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी। अच्छा। वेंट्रिकल्स भी जो रहते हैं जहां CSF जमा होते हैं, 2-3 है, लेटरल वेंट्रिकल है, थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है। तो थर्ड वेंट्रिकल से ही उसका रास्ता एक अलग बना देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है ETV। और इंडोस्कोप से करते हैं, इसलिए E से हो गया इंडोस्कोप, T से हो गया थर्ड वेंट्रिकल, उसमें एक रास्ता अलग से बना देते हैं ताकि वहां से अपना नहर से पानी निकलते रहे और बाहर नहीं आए, सिर के भीतर जमा नहीं हो, तो ETV करते हैं। तो इंडोस्कोप जो है उसमें फायदा क्या रहता है, नली पूरा नहीं लगाना पड़ा, पेट को भी नहीं खोलना पड़ा, एक छोटा सा यहाँ छेद बनाए और वहां से इंडोस्कोप डाल करके, और जो थर्ड वेंट्रिकल है उसको फ्लोर में एक अलग से ओपनिंग बना देते हैं, तो नहर टाइप हो गया, वो पूरा जो है सो साइड से, मतलब एक छोटे से छिद्र से ये एंडोस्कोपी के माध्यम से ये पूरा ऑपरेशन हो जाता है। कर देते हैं जी। लेकिन इसका रिजल्ट 6 महीने से जो बड़े बच्चे रहते हैं उसमें अच्छा होता है। अच्छा। और अगर बहुत बड़ा संट है माने, तो उसमें भी ETV उतना इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि तेजी से अगर निकालना है तो VP संट जो है वो ज्यादा जरूरत है बनिस्बत की ETV की। लेकिन ETV एक है कि कॉस्मेटिक इसका वैल्यू है, एब्डोमेन नहीं खोलना पड़ता है, छोटे से छेद से बना देते हैं, और उसका जो है सो रिजल्ट भी 5-6 महीना में आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर परिणाम की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो जैसे अगर कोई बहुत लेट से पहुंचता है तो उसकी भी रिकवरी पूरी तरह से हो जाती है, या फिर लेट होने का भी खामियाजा भुगतना पड़ता है? तो कई बार बच्चों के माँ बाप हम लोग से पूछते हैं कि अच्छा इसका सिर तो इतना बड़ा हो गया है, ये छोटा नहीं हो रहा है। हाँ। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि भाई नारियल पानी पीते हो तो पाइप डाल करके उसका पानी पी लिए तो नारियल छोटा तो नहीं हो जाता है जी। तो उसमें समय लगता है, इसलिए हम लोग VP संट कर देते हैं, लेकिन साइज छोटा होना जो है सो संभव नहीं होता है। हाँ, फर्दर नहीं बढ़ेगा और आगे नहीं बढ़ेगा, फर्दर नहीं बढ़ेगा, और अंदर का जो ब्रेन जो सप्रेस्ड हो रहा था, दब रहा था ब्रेन, वो नहीं होगा, मानसिक विकास है वो नॉर्मल होने लगता है। लेकिन सर बड़ा है तो वो वैसे ही रहता है, और आगे नहीं बढ़ता है, ये इसका और आगे नहीं बढ़ेगा। जी। तो ये ऐसे कई सक्सेसफुल ऑपरेशंस आपने तो किए हैं, खुद भी किया है आपने, और कई ऑपरेशंस होते रहते हैं। तो हम लोग 1990 से कर रहे हैं यहाँ पर जी। मतलब 1990 से इस तरह का ऑपरेशन शुरू हो गया है। बल्कि उससे पहले भी हम लोग गुरुदेव डॉक्टर HP नारायण ये लोग करते थे, उसमें जो है सो चैम्बर वाला संट नहीं आता था, तो हमको याद है सर लोग प्लेन जो ट्यूब है उसी को लगा देते थे और एक साइड में भाल वैसा बना देते थे, नीचे में उसको करते थे। जो गरीब पेशेंट रहता था, जो संट उसमें जब आया तो काफी दाम था उसका, अच्छा, नहीं खरीद पाता था, तो उसी को तो हम लोग उस समय को भी देखे हैं, और अभी जो है VP संट को भी कर रहे हैं, और अब तो इंडोस्कोप हम लोग के यहाँ रिम्स में आ गया तो इंडोस्कोप से भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये ऑपरेशन के बाद कितना टाइम या उसके बाद जो सावधानी अगर लेनी पड़ती है, तो उस तरह की कुछ बात है क्या? ऑपरेशन के बाद भी क्या सावधानी लेनी है, या कितने समय के बाद ऑपरेशन के बाद जो बच्चा है जो वो नॉर्मल हो जाता है? इसमें सावधानी पहला तो है कि जो पंप रहता है VP संट में, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल संट के बीच में, कान के पीछे रखते हैं ताकि दिखलाई नहीं पड़े, उसको प्रेस करना पड़ता है। जैसे अगर कहीं आप चापाकल गाड़ दिए और उसका हैंडल नहीं चलेगा तो चापाकल तो जाम हो जाएगा। अच्छा। इसलिए उसको बोलते हैं कि नहीं, यह VP संट का जो चैम्बर है उसको दबाते रहना है, डेली 2-3 बार दबा देना है ताकि वो पेटेंसी उसका बना रहे, जाम नहीं। वो लाइफ लॉन्ग ये करना पड़ेगा? हाँ, लाइफ लॉन्ग। अगर कम उम्र में हम लोग किए तो 2 बार बदली भी करना, एक 8 साल की उम्र में बदली करना पड़ता है और फिर 15-16 साल में। तो फिर से वो सर्जरी की प्रक्रिया होती है क्या? नहीं, उसमें बच्चा का साइज तो छोटा है। और सियाना का फुल पैंट अगर हम बच्चे को पहना दे तो होगा नहीं। जी जी, उसको तो छोटे साइज का ही पहनाना है, इसलिए संट को हम लोग छोटा करके उसमें लगाते हैं। फिर जब बच्चा बड़ा हुआ तो छोटा हो गया तो फिर उसको बड़ा कर दिए, फिर 15 साल में फाइनल उसको बड़ा साइज का लगा देते हैं। अच्छा, और ये जो दबाने की जो बात आप बता रहे थे, ये मतलब हमेशा वो चूंकि पंप लगा हुआ है, 1-2 बार दबा देना है ताकि ट्यूब जाम नहीं हो। जी 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 जी। और इसके अलावा कुछ सावधानियां जैसे? दूसरा सावधानी उसमें है कि इन्फेक्शन वगैरह बचाना है,
ऑपरेशन के बाद 10 दिन में जैसे हम लोग स्टिच काटते हैं तो उस समय तक एंटीबायोटिक और ये सब ध्यान रखते हैं। उसके बाद से छुट्टी के बाद भी उसको हम लोग बताते हैं कि पंप दबाते रहना है। अच्छा। और जब भी तुमको लगे कि बच्चे का सिर फिर से बड़ा हो रहा है, या आप ध्यान दिए होगा कि बच्चे के सिर के आगे वाला पोर्शन इंटेरोफॉन्टेनली जो यहाँ रहता है वो मुलायम रहता है, जिसको लोग बोलते हैं कि तालू है यहाँ। तो उसको बताते हैं कि इसको देख लेना कि कभी बल्ज नहीं करे, फूला हुआ नहीं रहे। अच्छा। वो थोड़ा मुलायम या पचका हुआ रहना चाहिए। इसका मतलब कि संट काम कर रहा है। अच्छा। संट जैसे ही ब्लॉक होगा तो ये फूलने लगेगा, टेंस हो जाएगा। तो ये सब चीज सावधानी हम लोग उसके माँ को बताते हैं कि पंप दबाते रहना है 1-2 बार डेली, उसको देखते रहना है कि हाँ मुलायम है कि नहीं, फूला हुआ तो नहीं है। उसके बाद से जब CSF अगर जमा होने लगता है तो बच्चा इरिटेबल हो जाता है। अच्छा। बात में रोने लगेगा, सिर पटकने लगेगा। वो तो बोलेगा नहीं कि सिर में दर्द है, भीतर में टेंशन हो रहा है, CSF जमा हो रहा है हाइड्रोसेफलस में, तो इरिटेबल होगा, रोएगा, सिर पटकेगा। तो इससे माँ को हम लोग अवगत करा देते हैं कि इस टाइप का लक्षण हो तो तुरंत लेके आ जाना है और दिखला लेना है। जी जी जी, बिल्कुल। मतलब ये सारी सावधानियां, सर्जरी अगर होती है, ऑपरेशन होता है तो उसके बाद ये करना पड़ता है। और कितना समय लगता है मतलब इसकी रिकवरी में? जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर बहुत बड़ा सिर है तो फिर वो छोटा होने में दिक्कत होती है। हाँ, वो तो आपने बताया। हाँ। और रिकवरी तो काफी इसका अच्छा होता है, इसलिए कि जो मेंटल डेवलपमेंट है, मानसिक विकास है, वो काफी अच्छा हो जाता है। और उसके कारण से जो अन्य शिकायत होती है कि हेड को होल्ड नहीं कर पाता है, लुढ़क जाता है, वो भी करने में सक्षम होते हैं, नेक होल्ड करने लगता है। और मेन तो हम लोग का फोकस रहता है कि उसका मानसिक विकास अच्छा हो। बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए, उसको कर देने में हम लोग को फायदा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कि इसमें है कि जितनी जल्दी लक्षण पहचान कर जितनी जल्दी इलाज के लिए ले जाया जाए, जितनी जल्दी उसका ऑपरेशन हो जाए या फिर ठीक हो जाए, तो उतनी ही जल्दी उस बच्चे की रिकवरी भी हो जाती है। इसलिए हमारे जितने भी बंधु हैं, चिकित्सक बंधु, प्री नेटल चेकअप में अल्ट्रासोनोग्राफी करा के जरूर देखना चाहिए, ताकि जन्मजात कोई भी खराबी हो जो कि माँ के गर्भ में है उसका पता लग जाएगा। जिसमें न्यूरो से भी बहुत सारे रिलेटेड चीजें, जैसे मेनिंजोमाइलोसिल हाइड्रोसेफलस के साथ यूजुअली जुड़ा रहता है, जिसमें पीठ के ऊपर में फोड़ा ऐसा हो जाता है। अच्छा। मेनिंजोमाइलोसिल बोलते हैं, वो भी अल्ट्रासोनोग्राफी से पकड़ा जाएगा। क्लब फुट है, उसके साथ जो है पाँव में टेढ़ापन जो होता है वो भी उससे पकड़ा जाएगा। और भी दूसरे जो है हट का, इस सब का भी जन्मजात खराबियां जो भी रहती है वो करीब करीब जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से पता लग जाता है। साथ में हाइड्रोसेफलस भी पता लग गया अगर है तो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये चेकअप जो है ये बहुत जरूरी है। मतलब चिकित्सकों को तो ध्यान देना ही है, जो आम तौर पे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे भी हम बार बार ये आग्रह करेंगे कि इस तरह की जो जांच है, या ध्यान रखने की बात है कि आपका बच्चा जो जब एक गर्भ में आता है, कोई शिशु, तो वो पूर्ण रूप से बिल्कुल स्वस्थ हो, इसका ध्यान रखने के लिए शुरुआत से ही जांच होते रहना चाहिए। और सरकार की ओर से आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट फ्री मिलता है। हाँ। इसलिए गर्भावस्था से पहले से शुरू कीजिए और पूरे गर्भावस्था के दौरान कीजिए तो बच्चा स्वस्थ होगा। न्यूरो से रिलेटेड जो भी जन्मजात खराबियां हैं वो कम से कम होगा। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। बस 1 मिनट का समय डॉक्टर साहब, चलते चलते, चूंकि कोविड अभी गया नहीं है और फिर से बार बार दस्तक देने की बात होती रहती है, चलते चलते अगर इसको लेकर, इससे सुरक्षा को लेकर अगर कोई संदेश आप लोगों को देना चाहें तो। संदेश तो यही है कि रिकॉर्डिंग के कारण से मैं इसे उतार लिया हूँ। जी जी जी। आप इसे पहनकर रखा करें, और अगर पब्लिक प्लेस में बार बार जाते हैं तो साथ में ग्लव्स भी पहने और हाथ को सैनिटाइज करते रहे आने के बाद। और बिना काम का जो है सो नाक और मुंह इस सब को नहीं छुए और सावधानी रखें, है कि नहीं। अभी खतरा टला नहीं है। बिल्कुल, खतरा टला नहीं है। और बार बार हम सुनते हैं कि तीसरी लहर दस्तक देने वाली है, और इसके लिए हमें सुरक्षा के तौर पर जो नियम, जो मानक बनाए गए हैं, उनका पालन हमें करना है। और आपने भी अभी बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। तो हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शक ने आज जो भी जानकारियां आपसे हासिल की हैं उनका खासा ख्याल रखेंगी और कोविड के मद्देनजर जो गाइडलाइंस है उसका पालन जरूर करेंगी। तो सर, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है, बहुत ही कीमती आपने जानकारियां दी हैं। हमें उम्मीद है कि जिस बीमारी को लेकर लोगों के बीच में अवेयरनेस कम है, जानकारी कम है, आज वो उनको बहुत सारी इसके बारे में बातें पता चली होंगी और उनका बच्चा एकदम ठीक रहे इसके लिए वो अग्रसर होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार।
और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।